आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आने वाले वक्त में बीजेपी अपने विरोधियों को अपनी सरकार पर एक भी हमले का मौका देना नहीं चाहती। कम से कम वो अपनी सरकार के जरिए इस बात को साफ कर देना जरूर चाहती है कि वो किसी एक खास वर्ग की सियासत नहीं करती। चुनाव के दौरान सबका साथ सबका विकास का उसका नारा सिर्फ जुबान खर्च नहीं था, बल्कि वही उसका एजेंडा था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भारत सरकार की जो प्राथमिकताएं गिनाई हैं, उससे खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर तस्वीर साफ की गई है। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार का नजरिया अगर हकीकत बनता है तो देश की तस्वीर कैसी होगी। साथ ही इस बात की गारंटी कौन लेगा कि सरकार जो बातें कह रही है वो हकीकत में जमीन पर उतरेंगी। आप किसी दुकान पर जाएं, कोई सामान खरीदें और दुकानदार से कहें कि इसकी क्या गारंटी है कि यह सामान सही है। दुकानदार कहे कि आप ले जाइए मेरे भरोसे पर, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप सामान ले आएं, लेकिन आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ, आप दुकान बदल दें। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपके साथ सामान लेने पर धोखा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही सोचता है हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक वर्ग। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है और उसकी अगुवाई वाली एनडीए की सरकार इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए साफ करने की कोशिश की गई। खास तौर से सरकार के एजेंडे में अल्पसंख्यकों का भी पूरा ख्याल रखा गया। एक ही जड़ी बूटी से देश का भला होने वाला है और वो जड़ी बूटी है विकास। चुनाव के दौरान मोदी के वादे सिर्फ वादे भर नहीं हैं, वही वादे अब सरकार का एजेंडा बन चुके हैं। ये तब साफ हो गया जब संसद में राष्ट्रपति ने नई सरकार का एजेंडा देश के सामने रखा। धर्म, संप्रदाय, जात पात में उलझी देश की सियासत को मौजूदा सरकार एक झटके में विकास के मंत्र से पीछे छोड़ देना चाहती है। ये बात तब पुख्ता हो गई जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का खासतौर से उल्लेख किया गया कि मतदाताओं ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और उन्होंने सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है। This has been an election of hope. It marks a turning point in the evolution of our democratic polity. The surge in aspirations and the belief that these could be realized through democratic process has been amply reflected in the record 66.4% participation by voters and a clear verdict in favor of a single political party after a gap of nearly 30 years. The electorate transcended the boundaries of caste, creed, region and religion to come together and vote precisely in favor of development through good governance. दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमले इस बात को लेकर हुए कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल सकती। उसकी सियासत एक दायरे में सिमटी हुई है। लेकिन विरोधियों के आक्रमण का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एमजे अकबर ने जी संगम के खास कार्यक्रम सियासत की बात में कुछ इस तरह दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली कि हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि वो मुसलमान से लड़ाई करेंगे या गरीबी से लड़ाई करेंगे, और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू से लड़ाई करेंगे या गरीबी से लड़ाई करेंगे। मुझे लगा इतना बड़ा वाक्य कह गया है कि हमारे सामने क्या है चैलेंज। मैं और आप दूसरे से लड़े, किसका नुकसान होता है? आपका होता है, मेरा होता है, लेकिन हमसे बढ़कर भी एक चीज है जिसका नुकसान होता है, वो देश का नुकसान होता है। ये मुसलमान भी समझता है, मैनिफेस्टो देखता है, सुनता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा मुसलमान देखना चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इससे ज्यादा और क्या चाहिए?
हमें तालीम चाहिए। मुसलमान बच्चे बच्चियों को क्या है, नौकरी नहीं चाहिए। आप हर वक्त उनको एक खौफ के धुंध में फंसा के ले जाते हैं, वोट दिलवा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो खौफ की पॉलिटिक्स करते हैं, जो भय की पॉलिटिक्स करते हैं, जो धुंध की पॉलिटिक्स करते हैं, कि भैया आलू और प्याज का कोई मजहब होता है? आज मैनिफेस्टो में लिखा है, इतनी बड़ी बात लिखी है, आप गौर कीजिएगा इस पे, लिखी है कि वक्फ पे जो लूट हो रहा है, वक्फ में जो लूट हुआ है, उसको हम खत्म करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। लड़कियों के लिए हम ज्यादा तवज्जो देंगे, गर्ल चाइल्ड को, वहां मदरसा को हम मॉडर्नाइज करेंगे कि जो लड़का बेचारा मदरसा, बेचारा क्यों, जो अच्छा भला लड़का जो मदरसा में है, उसको हम साइंस और कंप्यूटर भी सिखाएंगे। वहां पर ऐसी बातें लिखी हैं जिसको मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को भी एक मॉडर्न, आधुनिक एक भविष्य नजर आए। हर वक्त आपने मुसलमानों के साथ, मैं क्या कहूं, मैंने मुसलमान जो कि अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, वो मुनाफिकीन है। चुनाव से पहले जिन बातों को बीजेपी के नेता जोर देकर जनता को समझा रहे थे, बहुमत की सरकार आने पर सरकार ने उसे अपने एजेंडे में प्राथमिकता से शामिल किया। राष्ट्रपति ने अल्पसंख्यकों के लिहाज से सरकार का एजेंडा साफ करते हुए कहा कि मेरी सरकार भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उपायों को विशेष तौर पर कारगर बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। It is unfortunate that even after several decades of independence, sections of minority communities continue to suffer from poverty as benefits of government schemes do not reach them. My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national madrasa modernization program will be initiated. इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी के पास आया हुआ बहुमत का आंकड़ा उसकी सरकार को देश के लिए न सिर्फ कुछ कर गुजरने का मौका दे रहा है, बल्कि पार्टी की पुरानी छवि को तोड़कर नए सिरे से अपने जनाधार बढ़ाने का मौका भी दे रहा है और सरकार की बातें उसी दिशा में बढ़ते कदम का इशारा देती लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए लखनऊ से शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। नोएडा से मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज बख्त साहब हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हम पहले चलते हैं लखनऊ। यासूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना होगा, अभी हमने खबर में भी दिखाया। आपको लगता है कि सरकार जो बात कह रही थी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, जो पार्टी बात कह रही थी, सरकार उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है? देखिए शेखर जी, जहां तक मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था, अब उसके ऊपर अमल करने का वक्त आ गया है। और कल मैंने बहुत गौर से राष्ट्रपति जी के जो उन्होंने हाउस को एड्रेस किया है उसको मैंने सुना है, और बहुत अच्छी चीज है, इसलिए कि मुसलमानों को कब तक के डराया जाएगा और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से कब तक के लड़ाया जाएगा। सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये जो आपकी रिपोर्ट में अभी मैं सुन रहा था, ये भय की राजनीति, ये डर की राजनीति, ये खौफ की राजनीति जो है वो खत्म होना चाहिए है। अब वक्त आ गया है कुछ करने का, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान लड़के नहीं रह सकता है, इसलिए कि हिंदू का दरवाजा मुसलमान के दरवाजे से लगा हुआ है, मुसलमान का दरवाजा हिंदू के दरवाजे से लगा हुआ है। अजीज रिश्तेदार बाद में आएंगे, अगर किसी हिंदू को प्रॉब्लम होती है तो मुसलमान पहले निकल के आएगा, मुसलमान को कोई प्रॉब्लम होती है तो हिंदू पहले निकल के आएगा। अजीज रिश्तेदार तो दूसरे शहर में हैं, इलाके से दूर हैं, महल्ले से दूर हैं। इस वक्त आ गया है कुछ करने का, और जाहिर बात है मोदी जी ने जो वायदे किए हैं इसके ऊपर अमल करने का वक्त है। इस वक्त मेजॉरिटी में सरकार बनी है, लिहाजा मुसलमानों के दिलों के अंदर से एक खौफ को, एक डर को जो लोगों ने भर दिया है, उस खौफ को निकालने की जरूरत है, और वो ऐसे ही निकलेगा कि मुसलमानों के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए है।
बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं फिरोज जी के पास। फिरोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये उम्मीद सब कर रहे हैं, हर अल्पसंख्यक वर्ग का नुमाइंदा कर रहा है कि नहीं कुछ होना चाहिए, और केवल हिंदू या मुसलमान ही क्यों, जैन, पारसी, बौद्ध वगैरह वगैरह जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी अपने अपने हिस्से का हक चाहिए, वो ये कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार बात तो करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस दिशा में उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए शेखर जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दें, मेरी गुजारिश है आपसे। आपने एक मिसाल से बात शुरू की अपनी के मुसलमानों का वही हाल है, एक दुकान से लेते हैं, सामान ठीक नहीं निकलता, दूसरी दुकान पे जाते हैं, फिर वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, तीसरी दुकान, अगर ये तीनों दुकानें मैं कहूं कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी हैं, तो सभी से वो डिसअपॉइंटेड और निराश हो चुके हैं। अब क्या किया जाए? अब सरकार बदली है, माहौल बदला है। और देखिए, ये अभी आसूफ साहब जो बात कर रहे थे वहां से हमारे दोस्त, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो राजनीति होती चली आई है हिंदुस्तान में, कम से कम पिछले 65 साल की, वो यही है कि मुसलमानों को भाजपा से डराया जाता जा रहा है, और इसी तरह से वाइसे वर्सा हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। मुझे याद है पुरानी दिल्ली में जब मैं रहता था तो 1998 में वाजपेयी जी वहां एक इलेक्शन से पहले अपना एक बयान दे रहे थे, यानी एक जनसभा थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस कहा। उन्होंने कहा मुसलमानों के ताल्लुक से कि मुस्लिम हमारी संतान की तरह हैं, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, जो शुरुआत की है मोदी जी ने, मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है, और कम से कम मोदी जी को वक्त देना चाहिए। अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या ये मतलब कई लोग जैसे कहते हैं कि आगे जाके गुजरात राइट्स का सारे हिंदुस्तान में ऐसा होगा, मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा। हुआ, गलत हुआ गुजरात में, लेकिन 12 साल में गुजरात में कुछ नहीं हुआ। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था सुदेश कुमार जी की, उन्होंने मोदी के ऊपर लिखा है, उसमें लिखा है कि जो परसेंटेज है तालीम का मुसलमानों में गुजरात में, इंडिया का परसेंटेज 59.1 है और गुजरात में 73.4 है। तो अब मुझे बात याद आ रही है वस्तानवी जी की। वस्तानवी जी ने एक दफा ये कहा था कि जो मुसलमान जो हैं उनको बेनिफिट मिला है, गुजरात में जो तरक्की हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, उसका बेनिफिट मुसलमानों को मिला है। और इसका एक बड़ा गलत रेपरकशन ये हुआ कि जो उनको वाइस चांसलरशिप मिलने जा रही थी, उनको उससे हटा दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी के बारे में कोई मुस्लिम वर्ग का नुमाइंदा उनकी तारीफ में 2 अल्फाज बोल देता है तो इस तरीके की बातें होती कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हाँ, वो हमने देखा, हमने शाहिद सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ईमानदारी की बात करनी चाहिए। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम ईमानदारी से मुसलमानों का, बस सभी वर्गों का अगर हम भला करना चाहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच में सुनने आया, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने भी इस तरह की बातें की हैं, लेकिन वो बातें ही रह गई। ठीक है, ये एक बात है। यासूफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात को फिरोज साहब ने उठाया है कि हर पार्टी बात करती है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। गुजरात का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, तारीफ करने वालों पर कम्युनिटी कार्रवाई कर देती है, इसका भी अफसोस जताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें हो रही हैं, ये आपको कैसे लगता है, किस बात से आपको लगता है कि ये पिछली बातों जैसी सिर्फ बातें नहीं हैं, कुछ हकीकत होगा इसमें, आगे चलकर देखने को मिलेगा? देखिए, हमें फिरोज भाई ने जो बात कही अच्छी बात है, इसलिए कि मुसलमानों को भेड़ बकरियों के गले की तरह हकाया गया सियासी पार्टियों ने। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम सियासी पार्टियों ने हिंदुस्तान भर के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से हकाया, उनको अंदर एक खौफ की राजनीति भर दी है और एक डर भर दिया, एक खौफ भर दिया कि मुसलमान निकले तो वो अपनी सेफ्टी के लिए वोट दे, वो विकास के लिए वोट न दे, वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नहीं। इतना डर है कि अगर ये आ गए तो ये हो जाएगा, ये आ गए तो ये हो जाएगा। तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान का फैला हुआ मुसलमान लॉलीपॉप या टॉफी तो है नहीं कि जो चाहे उसको खा के चला जाए। हम सर उठा के जीते हैं और हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान वतन से मोहब्बत करते हैं, और इस्लाम ने भी बताया है कि वतन से मोहब्बत ईमान का जुज है, और लिहाजा हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त देखिए, आप गांव देहात में न जाइए, आप शहरों के अंदर, इंटीरियर के अंदर चले जाइए। इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है, सवाल ये इसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा है? आज कितनी ज्यादा तरक्की के दौर में, इस सदी में, जहां के ऊपर आदमी चांद के ऊपर जा रहा है, जहां के ऊपर तरक्की हो रही है, वहां मुसलमानों की क्या हालत है?
आज मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठाता है? मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात होती है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, आगे चल के वो मामला टर्न डाउन हो जाता है। तो सवाल यह है कि रिजर्वेशन की बैसाखी पर या और दूसरे मामलों के ऊपर मुसलमानों को खाली लालीपाप दिखा के वोट की राजनीति करके कब तक के खड़ा रखा जाएगा? सवाल यह है कि इस वक्त हिंदू मुसलमान के लड़ने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें लड़ने का वक्त है गरीबी से, बेरोजगारी से, जहालत से। इस वक्त आ गया है कि हिंदू मुसलमान के साथ शाने से शाना मिला के खड़ा हो, मुसलमान हिंदू के साथ शाने से शाना मिला के खड़ा हो। जब कल राष्ट्रपति जी की स्पीच में खुल के ये बात सामने आ गई है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, इसके अंदर काम करने का वक्त है। लिहाजा इस वक्त सबको मिलके ऐसा काम करना चाहिए ताकि मुसलमान भी इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, अल्पसंख्यक मानव। मैं आता हूं आपके पास। फिरोज साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो नीतियां बनाती है, जो कानून बनाती है, उसको अमल में लाना राज्य सरकारों का दायित्व है। राज्य सरकारें उसको अमल में लाएं, इस बात की उम्मीद भी केंद्र सरकार करती है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो बातें केंद्र सरकार कह रही है या जो उसकी मंशा है उस पर वो अगर कदम आगे बढ़ाती है तो जो क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी तरह की एक सियासत है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी? हाँ शेखर भाई, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे एक दोस्त हैं जसीम मोहम्मद, फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज अलीगढ़ में वो काम करते हैं। उसमें एक शेर है उनका ही, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो ये जो आपने कहा है कि इसको कौन देखेगा, ये जो वायदे हो रहे हैं, सच्चर कमेटी के वायदे किए गए, और मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री और सब बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़ा एक जलसा रखा था जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज का कुछ कहा गया था। कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले वो वोट बैंक की सियासत ये सब लोग खेल रहे थे। तो मैं समझता हूं ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये जो वायदे किए जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वही रेपिटेशन हो, यानी ये भी एक महज एक दुकान साबित हो जो आपने शुरू में कहा था। लेकिन मैं समझता हूं शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं मोदी, और वो साबित कर दिया उन्होंने, कहा भी भाई भतीजावाद नहीं होगा, मिनिस्ट्री के अंदर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होगा, मेरा पांव मत छुओ। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी मिसाल है एंड हिज इंटेंशन आर गुड, वेल मीनिंग है, और ये तो वक्त बताएगा, तो वक्त देना चाहिए इनको। तो दूसरी बात मैं एक ये ऐड करना चाहूंगा, अभी मैं मानुषी पढ़ रहा था मधु किश्वर का, उसमें उन्होंने ये बात बड़ी सफाई से लिखी है कि गुजरात के ताल्लुक से बहुत कुछ बुरा सुनती थी मुसलमानों के ताल्लुक से। तो वहां ये पता चला कि एक कोई जगह है वापी, वहां पे एक वर्कशॉप हो रही थी, उसमें बुर्कापोश मुस्लिम खवातीन थी जिनको हिंदी सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया था। तो वहां पे उनसे पूछा गया कि बताइए मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये 4 साल पहले की बात है। तो उसमें उन खवातीन ने कहा कि भाई मोदी साहब ने तो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया, हम लोग एडहॉक थे, उन्होंने परमानेंट कर दिया, तो हमारे लिए तो बिल्कुल एक तरह से बहुत बड़े मतलब फरिश्ते जैसे हैं। तो मैं समझता हूं इस तरह की अगर बातें होती रहें और सिर्फ जबानी जमा खर्च न हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और जैसे आशुफ साहब ने भी कहा कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम इस पूरी चर्चा का आखिरी सवाल लेते हैं यासूफ साहब से। यासूफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर धर्म के नाम पर ही ये सारे बवालात होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौम कितना तैयार है। उसने वोट तो कर दिया है लेकिन खुद खड़े होने के लिए और दोबारा बहक न जाए इसके लिए वो खुद कितना तैयार है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त, जैसे अभी हमारे फिरोज भाई ने अच्छी बात कही, तैयार है पूरी तरीके से, और खुद उसको खड़े होकर अपना चिराग जलाना होगा। उसको देखिए, सरकार के गिर्द एक तो सर्किल होता है, कोई भी सरकार आती है एक सर्किल होता है जो सरकार को घेर लेता है और सारे फायदे मुसलमानों के नाम पर हो या जिस नाम पर भी हो, वो एक सर्किल है, वो उसको उठा लेता है पूरी तरीके से, और वो फायदे आवाम तक के नहीं पहुंच पाते हैं। लिहाजा सबसे पहले उस सर्किल को तोड़ना होगा सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को, कि जो वही सूरतें पुरानी घिसी पिटी वो सरकार के, कोई भी सरकार आ जाए सरकार के गिर्द लगी रहती है और वो दलाली करती है, और वो तमाम अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर हो या बहुसंख्यक के नाम के ऊपर हो, वो अपने काम करा के लेकर निकल जाती हैं, और उसका खमियाजा उनको तो फायदा होता है, सरकार को इसका नुकसान पहुंचता है। लिहाजा कम से कम पहले इस सर्किल को तोड़ना होगा, और तोड़ने के बाद में उस फायदों को आवाम तक के पहुंचाना होगा। आज हमने बैठ के कैबिनेट ने एक स्कीम बना ली, एक बिल पास कर दिया, आज हमने एक चीज तय कर दी,
उसको कहां पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। सवाल यह है कि आज हमने देखा कि ये फायदा अल्पसंख्यक को पहुंचना चाहिए, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसको ठीक है। यानी सरकार को अपना जो तंत्र है उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आजूब साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिरोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतनी बात तो साफ हो गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग तैयार है, उसने अपना काम वोट देकर के पूरा कर दिया है। वो एक बार फिर से सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार ने जो, पार्टी ने जो वादे किए थे, क्या उसकी सरकार उन चीजों को अमली जामा पहनाती है। सरकार ने अपने एजेंडे को भी जाहिर कर दिया है। अब देखना है कि सरकार जब फैसले लेती है तो उसका कितना प्रभाव समाज तक पहुंचता है, और इसके बाद उसका जो नियंत्रण है, जो मॉनिटरिंग है, यानी उसका इंपैक्ट कहां तक किस तरह से हो रहा है, वो योजना कहां तक पहुंच रही है, ये देखना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। नमस्कार।